बच्चों इस चैप्टर का मैं तुम्हारे को एक और पार्ट पढ़ा रहता हूँ, सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। हालांकि पीछे भी बता चुका इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन अब मैं सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंट पार्टीज करा रहा हूँ इसका। देखिए सबसे पहले सिग्निफिकेंस फॉर मैनेजमेंट, मैनेजरियल एफिशिएंसी, मैनेजमेंट को ही तो पता करनी है, लेबर कैसे काम कर रही है, ऑपरेटिंग रेशियो क्या चल रही है, सब मैनेजमेंट को ही तो पता करना है। तो एनालिसिस का मैनेजमेंट से ज्यादा तो जहां तक मुझे लगता है किसी को कोई यूज, मैनेजमेंट के लिए ही एनालिसिस सबसे काम की चीज है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। दे वांट टू मेक श्योर दैट द बिजनेस मस्ट बी इन अ सॉल्वेंट पोजीशन, ताकि वो डेट्स को पे कर सके। और इसी तरह से सिमिलरली दे आर नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन द करंट ईयर्स प्रॉफिट बट आल्सो इन द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू अर्न मोर प्रॉफिट इन द फ्यूचर। तो ये सब चीजें एनालिसिस से ही तो मिलेंगी, क्या चल रहा है, कैसे चलेगा, कोई कमी तो नहीं है, उसको कमी को दूर कैसे किया जाए, प्रॉफिट कहां से बढ़ाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सिग्निफिकेंस फॉर इन्वेस्टर्स। मैंने अभी आपको बता दिया बच्चों, इन्वेस्टर्स के लिए तीन मेन पॉइंट, सेफ्टी, रिटर्न और कैपिटल एप्रिसिएशन। ये तीनों वो चीजें चेक करेगा और ये तीनों के लिए ही उनको डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज, डिफरेंट आपके समझिए टूल्स को वो यूज करके कंपैरिजन करेगा, कंपेरेबल बनाएगा, उसको कॉमन साइज स्टेटमेंट डालेगा, बहुत सारी चीज। Investors and shareholders of the business are interested in longevity of the business enterprise and therefore they want to know the earning capacity of the business. और earning capacity के लिए return on investment, return on equity, return on equity shareholder funds, earning per share, dividend per share, ये सारी ratios कैलकुलेट। इसके अलावा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कैश कहां से आ जा रहा है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। और फिर प्रोस्पेक्ट्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी भी देखा जाएगा। तो ये सब चीजें एनालिसिस से ही तो मिल रही हैं। नंबर 3 है बच्चों सिग्निफिकेंस और क्रेडिटर्स। जैसे कि मैंने तुम्हें बता दिया बच्चों, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स होते हैं और एक लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स होते हैं। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की बात करना चाहेंगे, जैसे करंट रेशियो देखना चाहेंगे। और लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स जो हैं वो बेसिकली दो चीजें देखने जाएंगे, कंपनी इंटरेस्ट देने के लायक है कि नहीं है, और कंपनी को जब ड्यू हो तो डेट पे करेंगे हमारा वापस या नहीं। तो डेट इक्विटी रेशियो उनको भी देखनी है, उनको भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से देखनी है, उनको भी ये देखना है कि इस कंपनी ने जरूरत से ज्यादा डेट तो नहीं लिया हुआ है, इंटरेस्ट टाइमली पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये तो आप सिंपल एक बिजनेस कंसर्न बैंक से लोन लेने भी जाए तो वो भी इन सब चीजों को चेक करती है, कितना लोन आपने लिया हुआ है, कितना और मांग रहे हो, कितना आप देने के लायक हो, कितना आप इंटरेस्ट देने के लायक हो और कमा कितना रहे हो। इन सब चीजों को कंपेयर करते हैं तो जाकर डिसाइड होता है कि वाकई कोई और आपको लोन मिलना है या नहीं मिलना। तो लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के हिसाब से ही आपको किसी तरह का क्रेडिट अलाउ करते हैं। तो सिग्निफिकेंस फॉर क्रेडिटर्स तो है ही। नाउ सिग्निफिकेंस फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को आपसे टैक्स तो लेने हैं, ये तो बात ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट का ओवरऑल रोल देखा जाए तो उसको ये देखना होता है कि कंट्री कैसे इंडस्ट्री साउंड रहे। इंडस्ट्री साउंड कंट्री हमेशा गवर्नमेंट को भी और कंट्री को भी जो है ना, जहां पर भी इंडस्ट्री स्ट्रांग होती है तो वो पब्लिक को भी बहुत फायदा देती है, रेवेन्यूज अर्न कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल कंसर्न्स की, फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान रखती है। तो गवर्नमेंट भी डिफरेंट टाइप की एनालिसिस करती होगी बच्चों। गवर्नमेंट कैन जज ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री प्रोग्रेसिंग है ऑन द डिजायर्ड लाइन या कौन सी इंडस्ट्री को फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है। गवर्नमेंट जो है वो कई तरह के डिसीजन ले सकती है कि हो सकता है तुम्हारी एक्साइज ड्यूटी कम कर दें जहां पर प्रॉफिट मार्जिन लो हो, या कुछ ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ द प्रॉफिट मार्जिन आर टू हाई इन कंपैरिजन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट जो है वो तुम्हारी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकती है या तुम्हारे पर प्राइस रेगुलेशंस बढ़ा सकती है, ताकि सब चीजें बैलेंस्ड रहे। ठीक है, तो ये सब चीजें उन्हें भी एनालिसिस से पता लगेंगे। फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बच्चों मैंने बता दिया, जैसे बैंक्स हैं, बैंक्स डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल्स आपके कंपैरिजन करते हैं, आपके फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच प्रोवाइड फाइनेंस टू द इंडस्ट्रीज, जैसे कि बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, यूनिट ट्रस्ट है, ये सब आपकी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को या लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन को देखते रहना चाहते हैं और उसके हिसाब से वो आपके एनालिसिस करते रहते हैं। एंड फाइनली नहीं, अच्छा और भी है सिग्निफिकेंस फॉर एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को बच्चों बोनस चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, या आप समझिए कि कहीं पर कोई कंपनी में कमी है तो उस कमी को दूर करने के लिए एम्प्लॉइज अपना कंट्रीब्यूशन देंगे आपको। कंट्रीब्यूशन का मतलब फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेबर हेल्प करेगी आपके।
सो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स एम्प्लॉयज इन डिटरमिनिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, तो कि वो अपनी वेजेस जो है वो कितना इंक्रीज कर सकें, बोनस कितना डिमांड कर सकें, ये सब चीजें जो है आप लिखे हुए। एंड सिग्निफिकेंस फॉर स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज, they analyze the financial statement of a company to determine its price earning ratio and earning per share। बच्चों प्राइस अर्निंग रेशियो थोड़ा सा हैवी हो जाएगा आपके लिए, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। प्राइस अर्निंग रेशियो एक तरह का मल्टीप्लायर फैक्टर होता है, आपके लेवल की बात बता रहा हूँ, आगे चल के इसको डिटेल में बात करेंगे, जो ये डिसाइड करता है कि आपकी कंपनी कितना अर्न कर रही है और आपकी कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी होनी। फॉर एग्जाम्पल हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो अगर मान लो 20 टाइम्स है और आपका अर्निंग पर शेयर है 10 रुपए, तो 10 रुपए को 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके शेयर की मार्केट वैल्यू 200 रुपए होनी चाहिए। दूसरी कंपनी में कंपेयर करते रहती हैं, अगर आपके कंपनी के शेयर ये वाला मार्केट में 180, 182, 185 का शेयर बिक रहा है तो ऑटोमेटिकली इसको फटाफट परचेज करना चाहिए इस शेयर, ताकि ये 200 से कम पे तो ये अच्छा ही है क्योंकि सस्ता मिल रहा है अपनी वर्थ से, और अगर ये 200 से ऊपर चला गया तो इसका कोई फायदा नहीं है। 210, 215 में मिल रहा है तो इसका मतलब अभी इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई रोल बनता नहीं। तो स्टॉक एक्सचेंज ये एनालिसिस करते रहते हैं कि बेसिकली सब फाइनेंशियल हेल्थ एक कंपनी की ठीक रहेगी तो ओवरऑल मार्केट की ठीक रहेगी, पूरी कैपिटल मार्केट जो है वो स्ट्रांग चलती है। टैक्सेशन अथॉरिटीज भी जो है बच्चों एनालिसिस करते हैं ये देखने के लिए कि कितना टैक्स लेना है या कहीं पर आपके लिए टैक्स रिबेट बनानी है या कोई पर्टिकुलर चीज आपको टैक्स के रूप में छोड़नी ही है, तो ये सब एनालिसिस वो भी करते हैं। सिग्निफिकेंस फॉर रिसर्चर्स, रिसर्चर्स बच्चों दोनों तरह की प्रोडक्ट पे रिसर्च करते हैं, अच्छी भी और बुरी। अच्छी को और कैसे अच्छे किया जाए और बुरी को डिस्कार्ड कर दिया जाए या इसको बेटर कैसे बनाया जाए। तो कौन सी अच्छी है, कौन सी प्रॉफिट गिविंग प्रोडक्ट है, कौन सी लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है, किस प्रोडक्ट से इन्वेस्टमेंट ही हुई जा रही है और कोई फायदा नहीं है, और कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न पूरे दे रही है। तो रिसर्चर्स इन सब चीजों की कैलकुलेशन करते हैं। एंड देन अदर पार्टीज बच्चों, अदर पार्टीज का मतलब some other parties may also be interested in the analysis of financial statement such as economist, trade association, consumer organization etc. ये भी सब अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से इन एनालिसिस को, चाहे वो कॉमन साइज स्टेटमेंट के रूप में हो, कंपैरेटिव के रूप में हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में हो, रेशियो एनालिसिस में हो, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट में हो, ट्रेंड एनालिसिस में हो, किसी तरह की फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रूप में हो, ये सारी फाइनेंशियल एनालिसिस को वो यूज करते हैं। ठीक है, ओके।